हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के अपने फ्री फास्ट ट्रैक बैच के अंदर। सर जिनको नहीं पता, अपना YouTube पे बिल्कुल फ्री ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है जिसमें अपन सब कुछ समझ तो रहे हैं, समझना तो है, साथ में याद भी कर रहे हैं। हाँ जी सर, अंडरस्टैंडिंग प्लस रट्टाफिकेशन। हाँ जी सर, याद भी अपन क्लास के अंदर ही कर रहे हैं, इंक्लूडिंग क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट भी कर रहे, क्वेश्चन भी कर रहे, तो समझ भी रहे, याद भी कर रहे, क्वेश्चन भी कर रहे और कॉन्सेप्ट भी कर रहे। पर एक बार शुरू करने के पहले, आज का स्टैंडर्ड शुरू करने के पहले एक बार कुछ बात सुन लो। एक बार प्लीज, छोटी सी बात करूंगा, सुन लो। तो देखो, आपको पता है ऑडिट के अपने दो पार्ट होते हैं। एक होता है अदर ऑडिट, आप लोगों को पता है अदर ऑडिट होता है, और एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड एंगेजमेंट स्टैंडर्ड है, एसेज, एसआरई, एसएई, एसआरएस, वो सारे एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। और एक है अदर ऑडिट। तो ये दोनों आपको मैं फ्री के अंदर यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूं। पर जो अदर ऑडिट है ना, वो अपन ने बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल पे अपन ने यूट्यूब के अंदर करा है, बहुत अच्छे से, इंक्लूडिंग क्वेश्चन, सब कुछ समझा है, याद करा है, पूरा डिटेल के अंदर करा है। अदर वेब में जैसे आप मान सकते हो, जो भी चैप्टर नंबर आई थिंक 12, चैप्टर नंबर 12 से लेके चैप्टर नंबर 19, ये पूरा पोर्शन एक अदर वेब का है, पूरा अच्छे से डिटेल में करा है, कहीं पे भी और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशिएंट है, बिल्कुल आराम से करा है, बिल्कुल आराम से। पर जो ये स्टैंडर्ड है ना, देखो ये एंगेजमेंट स्टैंडर्ड इतने बड़े हो जाते हैं ना कि इनको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा आराम से मैं इसको नहीं कर सकता यूट्यूब के अंदर। और बच्चों की डिमांड भी यही थी, सर इसको जल्दी कराओ, हमको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड जल्दी करने, बच्चों की डिमांड थी। इस वजह से ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, वो थोड़े जल्दी मैराथन टाइप वे के अंदर होंगे, थोड़े से जल्दी हो रहे, जो ऐसे ही एसआरएस वाले। ठीक है, तो आज की क्लास भी थोड़ी सी जल्दी मैराथन वे वाली होने वाली है। पर भाई एक चीज ध्यान रखना, जिसके एंगेजमेंट स्टैंडर्ड कमजोर है तो ध्यान रखना भाई, आईसीआई एंगेजमेंट स्टैंडर्ड आपके 55 मार्क्स तक पूछ लेती है। हाँ जी, 55 मार्क्स, 50 से 55 मार्क्स तक आईसीआई एंगेजमेंट स्टैंडर्ड पूछती है आपके 50 से 55 मार्क्स तक। तो इनको डिटेल में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कवर्नेस नहीं करूंगा, कुछ छुड़ाऊंगा नहीं, पर सब जल्दी होगा। आज की कक्षा के अंदर सब कुछ जल्दी होगा, क्योंकि बच्चे भी यही चाह रहे सर जल्दी कराओ। तो इनको जिनको भी फिर डिटेल के अंदर करना है, तो भाई आप चाहो तो हमारा कोई दूसरा बैच ले सकते हो, कोई भी बैच सब्सक्राइब कर लेना, चाहे एग्जाम ओरिएंटेड हो या रेगुलर हो, दोनों के अंदर बहुत डिटेल में कराया। आप चाहे एग्जाम ओरिएंटेड भी लोगे तो भी बहुत डिटेल के अंदर कराया, क्योंकि ऐसे इनसे बहुत डीप में एमसीक्यू और केस सिनेरियो पूछती है, तो इनसे कॉम्प्रोमाइज आपको कभी भी नहीं करना। और जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हाँ सर एक बार वापस से करना है, तो वो अपना ये फटाफट वाला वीडियो देख सकते हो। बाकी रही बात अदर ऑडिट की, वो अपन ने बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर करा है। ठीक है, और आपको जो नोट्स है वो भी फ्री के अंदर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ये नोट्स भी आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल वगैरह पे मिल जाएंगे, नोट्स भी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो सर शुरू करते हैं, आइए। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो चले अपन चैप्टर नंबर 6 पे। जो चैप्टर नंबर 6 का मैराथन फटाफट, जिसमें अपन कवर करने वाले ऐसे 560, 570, 580। तो सर फटाफट से शुरू करते हैं, समय व्यर्थ करे बिना। ऐसे 560, ऐसे 560 होता है सब्सिक्वेंट इवेंट का, जिसको अपन लिंक करते हैं हमेशा आंसर लिखते वक्त AS4 और इंडेस 10 से। जो भी यही बात करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट को कैसे डील करना, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं? तो सब्सिक्वेंट इवेंट भी होते हैं कि जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं और ऑडिट रिपोर्ट के पहले होते हैं। तो बैलेंस शीट डेट और ऑडिट रिपोर्ट के बीच में ये वाला जो होते हैं वो, प्लस जो भी फैक्ट अपन को ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता होते हैं वो भी सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं। तो इवेंट अकरिंग बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट एंड ऑडिट रिपोर्ट, और जो भी फैक्ट अपन को बाद में पता पड़े ऑडिट रिपोर्ट के बाद। सर दो तरह के होते हैं, ये अपन ने कहा था, अपन को पता है, अपन AS4 इंडेस 10 में भी पढ़ते हैं। एक जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट हुए करते हैं, और एक जो आफ्टर बैलेंस शीट डेट होते हैं। जो बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट करते हैं सर, उनके एग्जाम्पल, जैसे आपके ऊपर पहले से कोई केस चल रहा था, बैलेंस शीट डेट पे वो केस चल रहा था, लिटिगेशन चल रहा था, और वो लिटिगेशन का जो फाइनल आउटकम आया वो बैलेंस शीट डेट के बाद आया। तो बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्ट करती थी, तो उसका एडजस्टमेंट होगा, प्रोविजन बनेगा, जो भी होगा उसका एडजस्टमेंट होगा। अगर अपन यही बात करके सर आफ्टर बैलेंस शीट डेट पे एग्जिस्ट नहीं करता था, कि कोई आग वाग लगी, मशीनरी टूट फूट गई, इन्वेंट्री टूट फूट गई, तो उसके अंदर केवल डिस्क्लोजर लगेगा, उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो सर पहले अपन फर्स्ट इवेंट की बात करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट के पहले हुआ है। सो उसके अंदर कुछ नहीं, अपन को साई लेना होता है। उसके अंदर अपन को साई लेना होता है कि जितने भी ऐसे इवेंट थे वो प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई होकर एडजस्ट डिस्क्लोज हो गए, फाइनली आइडेंटिफाई होकर एडजस्ट डिस्क्लोज हो गए हैं। ठीक है, पर जिसके ऊपर अपन को पहले से सेटिस्फैक्ट्री, मतलब जिसके ऊपर अपन ने पहले से सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूजन दे दिया था, उस पर एडिशन प्रोसीजर नहीं करना। ठीक है, बाकी मेन पॉइंट था अपन को साई लेने होते हैं उसके अंदर। फिर उसके बाद से अपन करते हैं अपना ऑडिट प्रोसीजर। क्या होता है प्रोसीजर? तो मेन में बोलूंगा कि भाई मैनेजमेंट तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सब्सिक्वेंट इवेंट को ढूंढना, तेरी थी मेन। तो
तेरे क्या प्रोसीजर है, मैं उसी से पूछूंगा, मैं उसी से पहले पूछूंगा और समझूंगा, उसी से पूछ के समझूंगा तेरे क्या प्रोसीजर है सब्सिक्वेंट इवेंट को ढूंढने के, और क्या तुझे कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला। मैं मैनेजमेंट के ही माथे पढ़ूंगा, तुझे तेरे क्या प्रोसीजर है सब्सिक्वेंट इवेंट ढूंढने के और तुझे क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला। तो ऑप्टेन अंडरस्टैंडिंग लूंगा मैं प्रोसीजर परफॉर्म बाय मैनेजमेंट की सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए, तेरे क्या प्रोसीजर है और क्या तुझे कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला। तो मतलब मैं उसी से इंक्वायरी करूंगा कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला है क्या, कर हुआ है क्या, पहले तो मैं उसी से बात करूंगा। फिर मैं 2 डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा, 2 डॉक्यूमेंट, एक तो मिनट्स ऑफ मीटिंग और एक इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहा के जो एफएस का डेट था, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट थी, उसके बाद वाली मीटिंग्स और उसके बाद वाले इंटरिम एफएस उसके बाद वाले, ठीक है। तो मैं एक तो पहले मैनेजमेंट की माथे पढ़ा, उससे अंडरस्टैंडिंग ली कि भाई तेरी क्या प्रोसेसर है सब्सिक्वेंट इवेंट को फाइंड करने के लिए, वो मैं अंडरस्टैंड करूंगा, और क्या तुझे कोई सब्सिक्वेंट इवेंट मिला क्या, कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ क्या। और फिर मैं 2 डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग और इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर उसके बाद रिटन रिप्रेजेंटेशन अपन उससे लिखवा के भी ले लेते हैं कि सर जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं उसने वो अपन को आइडेंटिफाई करके मतलब अपन को बता भी दिए, डिस्क्लोज आइडेंटिफाई अकाउंट फॉर कर लिए हैं। फिर अपन को क्या स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी होती है, अपन को क्या स्पेसिफिक इंक्वायरी करनी होगी सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए। जो अपना ये पॉइंट था ना कि मैं उससे इंक्वायरी करूंगा कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ है क्या, तो मेरे को क्या क्या इंक्वायरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा बहुत सिंपल है, मैंने कहा बहुत सिंपल है सर, अपन को एक तो असेट देखनी, लायबिलिटी देखनी, कैपिटल देखनी। असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, यही तो होते हैं बैलेंस शीट में। असेट, लायबिलिटी, कैपिटल, जो भी बचा बाकी वो अनयूज्ड, जो भी बाकी बचा वो अनयूज्ड। असेट, लायबिलिटी, कैपिटल देखनी, बाकी जो भी बचा वो अनयूज्ड। तो सर असेट के अंदर उसको देखनी, कोई भी असेट सेल परचेस करी क्या, गवर्नमेंट ने अप्रोप्रिएट करी क्या, कोई भी असेट सेल परचेस करी क्या, गवर्नमेंट ने अप्रोप्रिएट करी क्या। और साथ में अपन को ये भी देखना होगा कोई भी रिकवरेबिलिटी ऑफ असेट की, कोई बैड डेप्ट बाद में पता पड़ा बैड डेप्ट हो जाएगा ऐसा रिकवरेबिलिटी। तो कोई भी असेट के लिए क्या देखेंगे, कोई भी असेट सेल परचेस करी क्या, गवर्नमेंट ने अप्रोप्रिएट करी क्या, कोई भी असेट सेल परचेस एक्वायर करी क्या, गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट करी क्या, और रिकवरेबिलिटी ऑफ असेट, ठीक है। मैक्सिमम 5 ही पॉइंट याद करने चलो। लायबिलिटी, एक तो मैंने असेट देख लिया, फिर लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटी क्या होती है, सिंपल होती है, एक तो होती है बोरोइंग वगैरह, ये लायबिलिटी होती है। एक लायबिलिटी में आता है प्रोविजन, एक प्रोविजन, और एक और लायबिलिटी में क्या आता है कंटिंजेंट लायबिलिटी। बस वो सब देख लेना, बोरिंग देख लेना, प्रोविजन देख लेना, कंटिजेंट लायबिलिटी देख लेना। कोई भी नई बोरिंग वगैरह लिए क्या, प्रोविजन को कोई आपको अपडेट करना है क्या एस्टिमेशन के लिए, और कंटिजेंट लायबिलिटी मतलब कंटिजेंसी के लिए कोई डेवलपमेंट हुआ है क्या, ठीक है। तो आपने पहले असेट देखे, असेट जो कोई भी सेल परचेस करी, गवर्नमेंट ने अप्रोप्रिएट करी, या फिर रिकवरेबिलिटी ऑफ असेट। फिर वही अपन ऐसे लायबिलिटी देखी, लायबिलिटी के अंदर मैंने बोला कि सर क्या होता है लायबिलिटी साइड में क्या ही होगा, एक तो बोरोइंग होगी, एक प्रोविजन होगा, और एक कंटिजेंट लायबिलिटी अलग से होती है, ठीक है। बाकी जो और एक शेयर कैपिटल, एक शेयर कैपिटल कि कोई भी अपन ने इंक्रीज करा क्या शेयर कैपिटल जो ऑलरेडी प्लान था, और जो भी बचा बाकी जो भी बचा वो अनयूजुअल असेट हो गई, लायबिलिटी हो गई, कैपिटल हो गई, उसके बाद जो भी बचा वो अनयूजुअल। तो मतलब कोई भी अनयूजुअल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट, ठीक है। 8 पॉइंट हो गए, मैक्सिमम 5 याद करने कोई टेंशन नहीं है अपन को। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है इसके अंदर, सब ठीक है। एक था कि कस्टमर ने पहले सूट करा था अपन को, कस्टमर ने अपन को सू करा बैलेंस शीट डेट के बाद, किस लिए, क्योंकि अपन उसको डिफेक्टिव गुड्स बेचे थे, पर डिफेक्टिव गुड्स अपन ने बैलेंस शीट डेट के पहले ही भेज दिए थे, अपन ने सप्लाई पहले ही कर दिए थे। तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं वापस से देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे वापस से नोट्स कर रहे हैं। अरे भाइयों बहनों, मैंने कहा ना नोट्स के लिए, मैंने आपको कहा नोट्स जो भी होंगे वो आपको मोस्ट ऑफ द नोट्स, मोस्टली मैं देखो ऑलमोस्ट सारे कह रहा हूँ, 100% तो मैं भी नहीं प्रोवाइड कर सकता, मेरे पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है फ्री के अंदर, बट ऑलमोस्ट सारे नोट्स मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं ऑलरेडी है, टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाना, मेरा टेलीग्राम चैनल है सीए हेमंत सोमानी। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे सीए हेमंत सोमानी, ऊपर ग्लोबल सर्च का ऑप्शन आता है ना सर्च का, वहां पर सीए हेमंत सोमानी सर्च करना, टेलीग्राम चैनल पे जाना मेरे, वहां पे आपको ऑलमोस्ट सारे नोट्स मिल जाएंगे। देखो 100% तो नहीं पर ऑलमोस्ट सारे मिल जाएंगे, ठीक है। सबकी पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। वहां पर भी आप पूछना मत सर कहाँ है, अरे भाई वहां पर टेलीग्राम चैनल पे जाते हो तो ऊपर एक ऑप्शन नहीं आता मीडिया या फिर फाइल्स का, मीडिया और फाइल्स का ऑप्शन आता है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाने के बाद अंदर आएगा, तो वहां पर आपको मिल जाएंगे, स्क्रॉल करना, पीडीएफ मिल जाएगी बहुत सारी फ्री में, ठीक है ना। अब चलो वापस से आ जाओ क्लास में। अब उसके बाद सर हाँ, आफ्टर आफ्टर बैलेंस शीट डेट, अब हमने पहला सब्सिक्वेंट इवेंट पढ़ा कि बैलेंस शीट डेट के बाद और ऑडिट रिपोर्ट के पहले, उसके बाद अब 2 और आएंगे सब्सिक्वेंट इवेंट के टाइप कि ऑडिट रिपोर्ट के बाद। ये दोनों कौन से, ऑडिट रिपोर्ट के बाद, उसमें से पहला है मतलब केस नंबर 2 जिसको हम बोलेंगे बैलेंस ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ पर अपन ने एफएस अभी तक लोगों को इशू नहीं करा, एफएस अभी तक लोगों को इशू नहीं करा, और एक है कि अपन ने एफएस लोगों को इशू कर दिया, एक है कि ऑलरेडी अपन ने एफएस लोगों को इशू कर दिया है। लगभग दोनों का आंसर सेम ही बनता है, बस एक लास्ट वाला पॉइंट अलग जाएगा, तो अभी तुम मान के चलो दोनों का सेम ही पॉइंट है। अगर अपन ने ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी इशू कर दी, अगर अपन ऑडिट रिपोर्ट ऑलरेडी इशू कर दी, तो अपना कोई भी फर्ज नहीं बनता इन जो सब्सिक्वेंट इवेंट हो रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद, अपनी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, अपनी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। पर फिर भी मुझे कोई चला के फैक्ट ऐसा पता पड़ जाए, अगर मुझे फैक्ट पता पड़ जाए तो उस केस में मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा मैटर पहले मैनेजमेंट के साथ कि भाई ये इशू है,
क्या फिर मैं देखूंगा क्या मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बदलना है, क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करने की जरूरत है, क्या एफएस नीड अमेंडमेंट, और मैनेजमेंट उस इवेंट को कैसे एफएस में बताना चाह रही है, हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस दिस मैटर इन द एफएस। तो सर मुझे क्या देखना है, वैसे तो मेरी कोई जनरल ऑब्लिगेशन है नहीं है, अगर मुझे पहले का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, पर फिर भी मुझे अगर कोई फैक्ट मेरे ध्यान में आ जाए तो उसके मैं डिस्कस करूंगा मैटर मैनेजमेंट के साथ, और क्या एफएस को बदलने की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है, और मैनेजमेंट उसे कैसे एफएस में एड्रेस करने की सोच रही है, ये मैं देख लूंगा। अगर मैंने अब इसमें दो केस आएंगे, एक तो मैनेजमेंट एग्री हो गई कि वो एफएस को अमेंड कर देंगे, और एक केस है मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दिया, अमेंड नहीं करेंगे। तो पहले पढ़ते से अगर मैनेजमेंट एग्री हो जाए कि अमेंड कर देंगे, तो उस केस के अंदर जो जनरल आंसर होता है हमेशा ये वाला होता है, आईसीआई हमेशा हमेशा इसको इग्नोर करती है, पर अपन पहले ये पढ़ लेते हैं ऑप्शन 1 कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ उसके बाद में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अपन अमेंडमेंट देंगे उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से अमेंड कर सकते हो, जो सब्सिक्वेंट इवेंट मिला उसके अलावा आप बाकी सब्सिक्वेंट इवेंट भी ढूंढ के, उसके अलावा वाले बाकी सब्सिक्वेंट इवेंट भी ढूंढ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन 1 है। और ऑप्शन 2 बोलता है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड आप केवल रिस्ट्रिक्टेड मोड पे करोगे। रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट मिला केवल उसी के लिए आप अमेंड करोगे एफएस। तो जनरली ऐसे ऑप्शन 1 ही अज्यूम करती है, और जब भी अपन को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, मतलब अपन नए सब्सिक्वेंट इवेंट ढूंढ के अपन उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर सकते हैं नए सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए, सारे जितने भी है। तो उस केस में मुझे न्यू ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी न्यू वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, मुझे न्यू ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी न्यू वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ठीक है ना। तो जब मैं न्यू ऑडिट रिपोर्ट दूंगा मतलब मुझे मेरे ऑडिट के प्रोसेस भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने ऑडिट रिपोर्ट कब दी, पहले ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट थी मेरी यहाँ पर, ओल्ड ऑडिट रिपोर्ट थी इस डेट पे, अब मैं न्यू ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँ इस डेट पे। तो इसके बीच में जितना भी गैप है, इसके बीच में जितना भी गैप है, वहां पर इस पीरियड पे भी मुझे मेरे ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करने पड़ेंगे। एक्सटेंड दिस ऑडिट प्रोसीजर टू द न्यू ऑडिट रिपोर्ट डेट, न्यू ऑडिट रिपोर्ट डेट तक मुझे मेरे ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो बस सर इसके अंदर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल था कि अगर मेरा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंडमेंट कितने भी पीरियड पे, मतलब कितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट से हो सकता है, तो उस केस के अंदर मुझे न्यू ऑडिट रिपोर्ट देनी है, और मुझे मेरे ऑडिट प्रोसीजर जो वो भी एक्सटेंड करने हैं, ठीक है ना। बस एक बात ध्यान रखना, कोई भी केस हो कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होगा, नया वाला अप्रूव होगा, नया वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं उसके बाद ही ऑडिट रिपोर्ट इशू करूंगा नई वाली, ये नहीं कि उसके पहले ही कर दूं, ठीक है ना। सो ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी डेटेड अर्लियर देन द अप्रूवल ऑफ अमेंडेड एफएस, ठीक है। फिर सर ऑप्शन 2 जो जनरली ऐसे इग्नोर ही करता है कि अगर जब भी रिस्ट्रिक्टेड हो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप अमेंडमेंट किए वही कर सकते हो जो आपको मिला है, उसके अलावा और नहीं कर सकते आप कुछ भी सब्सिक्वेंट इवेंट के अलावा। तो उस केस के अंदर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो जिसके अंदर ईओएम ओएम पेरा डाल देना, या फिर आप पुरानी वाली ऑडिट रिपोर्ट को ही अमेंड कर दो, एक और नई डेट डाल के, क्योंकि अब आप अमेंड कर रहे हो तो आपके अमेंडमेंट की डेट क्या है, तो आपने एक तो पहले ऑडिट रिपोर्ट इशू करी दूसरे डेट पे, अब आप अमेंड कर रहे हो दूसरे डेट पे, तो उसको बोलेंगे डुअल डेटिंग। तो सर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप न्यू ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो या उसी को अमेंड कर दो। अगर आप अमेंड कर रहे हो तो उसमें डुअल डेटिंग बोलेंगे, उसको डुअल डेटिंग बोलेंगे, ठीक है ना। तो जो भी केस हो बस आप उसके अंदर बता देना, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिस्ट्रिक्टेड है तो मैं वहां पे बता दूंगा कि मेरे ऑडिट प्रोसीजर है ना, वो ऑडिट प्रोसीजर भी रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है ना। तो सर ये बहुत सिंपल हो गया, अगर मैनेजमेंट एग्री कर गया तो दो केसेस, जनरली आईसी ऑप्शन नहीं लेता। अभी अपन इसको वापस यही देखेंगे कि मेरे को बस नई ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, मेरे को एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर करने नई ऑडिट रिपोर्ट तक, ठीक है। और सर अगर मैनेजमेंट मना कर रहा है कि नहीं हम तो अमेंडमेंट नहीं करेंगे, तो उस केस में पहले मैं देखूंगा कि क्या मैंने उसको ऑडिट रिपोर्ट दे दी है क्या मैनेजमेंट को, अगर नहीं दिए तो मैं उसको मॉडिफाई कर दूंगा, और अगर मैं उसको ऑलरेडी दे चुका हूँ ऑडिट रिपोर्ट, उसको दे चुका हूँ, तो मैं उसको मना करूंगा, भाई थर्ड पार्टी को मेरी ऑडिट रिपोर्ट इशू मत करना, थर्ड पार्टी को मेरी ऑडिट रिपोर्ट मत करना, नॉट टू इशू थर्ड पार्टी। फिर भी अगर वो इशू कर रही है थर्ड पार्टी को, तो फिर मेरे को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाई मत करो, मेरे को अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा टू सीक द प्रिवेंट रिलायंस ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। जैसे मैं लीगल एडवाइस ले सकता हूँ। सर इस केस के अंदर भी सेम है कि इसके अंदर लोगों को ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू कर दिया, तो मैं मैनेजमेंट को जाके बोलूंगा कि भाई सारे लोगों को बता कि मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे भरोसा ना करें। मैनेजमेंट को बोलूंगा कि भाई सब लोगों को बता दैट आई सीक टू प्रिवेंट द रिलायंस ऑन माय ऑडिट रिपोर्ट। अगर वो नहीं मान रहा, वो मेरी बात नहीं मान रहा, तो मुझे अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है टू सीक द टू प्रिवेंट द रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। जैसे मैं लीगल एडवाइस ले सकता हूँ, ठीक है सर, ये हो गया। और जनरली आंसर में कुछ नहीं गिवन होता तो हमेशा आईसीआई ऑप्शन 1 ही मानता है, ऑप्शन 2 को इग्नोर कर देता है आईसीआई जनरली, ठीक है सर। उसके बाद अब मैं तुमको यही है कि अगर ये वाले क्वेश्चन तुमको करने हैं, वैसे तो मैं करा रहा हूँ, पर तुमको कुछ भी ऐसा हो तो पोस्ट कर लेना, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं करा देता हूँ।
जैसे ये था कि इंसेंटिव एक पेंडिंग था, पहले एक इंसेंटिव पेंडिंग था, मतलब ऑडिट डेट ऑफ एग्जिस्टेड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जब बैलेंस शीट डेट थी उस वक्त एक इंसेंटिव आना पेंडिंग था। अब ऑडिट रिपोर्ट के बाद वो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने अपन को दे दिया, तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होगा, मैनेजमेंट खुद एग्री हो रहा है कि हम चेंज कर देंगे, तो बस ये ऑप्शन 1 आपको लगाना है। तो ये आंसर में लिख देना है पूरा का पूरा, डिस्कस द मैटर एफएस अमेंडमेंट करना है क्या, और मैनेजमेंट कैसे इंटेंट है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है, और ये बता देना आप ऑप्शन में। पहले अपन ने बैलेंस शीट डेट पे इंश्योरेंस रिसीवेबल माना था 1 करोड़, पर असली में बैलेंस शीट डेट के बाद केवल 45 लाख ही मिले, तो ये एक एडजस्टमेंट इवेंट है, वो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। जो भी डिविडेंड प्रपोज करती है, डिविडेंड जो होता है वो एडजस्टेड इवेंट नहीं होता, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद आपने डिविडेंड प्रपोज करा तो वो केवल डिस्क्लोजर होता है, उसमें केवल आपको डिस्क्लोजर देना है, ठीक है। ठीक है, और एक इसके अंदर है कि मैनेजमेंट ने कोई एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं दिया, मैनेजमेंट ने कंटिंजेंट लायबिलिटी मानी, किसी चीज को इवेंट एकर हुआ, मतलब अपने ऊपर केस फाइल हुआ, मैनेजमेंट उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी मानी, उसमें कोई भी एडिशनल डिस्क्लोजर नहीं है, जैसे अमाउंट डिटेल वगैरह। तो जब भी कंटिंजेंट लायबिलिटी आप डिस्क्लोज करते हो तो आपको अमाउंट डिटेल वगैरह सब बतानी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मैनेजमेंट बोल रही है कि आप ईओएम डाल देना, आप ईओएम डाल देना, उसके अंदर पूरी डिटेल बता देना, नहीं भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर देना है वो तो देना ही है, ईओएम उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, तो ईएम कैन नॉट बी सब्सटीट्यूट एज अ डिस्क्लोजर ऑफ एफएस। साथ में अब अमेंडमेंट की जरूरत है, अमेंडमेंट की जरूरत है तो वही है, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, क्या एफएस में अमेंडमेंट की जरूरत है और मैनेजमेंट उसे कहते हैं इंटेंड हो रही है चेंज करने के लिए, ठीक है। अब सर ऐसे 570 का फटाफट से मैराथन लेते हैं। ऐसे 570 को तुमको लिंक करना है क्लोज नंबर 19 जो कारो का है, क्योंकि क्लोज नंबर 19 कारो का भी यही बोलता है कि कोई इवेंट एंड कंडीशन ऐसा मिला है क्या। तो सर इसके अंदर मेन एक लाइन थी कि ऑडिटर को चेक क्या करना होता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट एंड कंडीशन, मटेरियल अनसर्टेनिटी की वर्ड क्या याद रखने, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू इवेंट एंड कंडीशन दैट में कास्ट है सिग्निफिकेंट डाउट ओवर एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, ठीक है, एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। तो ये मेन पॉइंट याद करना है, मटेरियल अनसर्टेनिटी, इवेंट एंड कंडीशन, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। तो सर गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करता है, गोइंग कंसर्न पे ही हमेशा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। बेसिक अजम्पशन होता है कि जिंदगी कंपनी फोर्सेबल फ्यूचर तक चलेगी अनलेस मैनेजमेंट उसको लिक्विडेट करना पा रहा है या फिर कोई दूसरा रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं, मतलब धंधा बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब एंटिटी विल बी एबल टू रियलाइज इस एसेट एंड रीपे द लायबिलिटी, ठीक है। पर ऐसे अगर अपन को गोइंग कंसर्न को अपन केएम भी मान सकते हैं कि ऑडिट मैटर पर भी मान सकते हैं, ऐसे 701 के हिसाब से गोइंग कंसर्न कैन बी डिटरमाइंड एज केएम। उस केस के अंदर अपन को बताना पड़ेगा कौन कौन से इवेंट एंड कंडीशन है जो मटेरियल अनसर्टेनिटी मतलब कंपनी की ठोक सकते हैं, दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, ठीक है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर जो असेसमेंट होती है ना कि कंपनी जिंदा रहेगी नहीं रहेगी, असेसमेंट करना, ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऑडिटर की नहीं होती है, ठीक है ना। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू असेस द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न, और मिनिमम 12 महीने का तो असेसमेंट करना होगा, मिनिमम 12 महीने का मिनिमम, कि आने वाले 12 महीने में ढूंढो कोई भी ऐसा इवेंट कंडीशन तो नहीं है ना कि वो कंपनी को मार दे, एटलीस्ट 12 महीने का तो उनको करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको देखना होता है कि जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट करा है वो सही से करा है नहीं करा है, मतलब कि मैनेजमेंट असेसमेंट करा सही से करा है, मतलब जो कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है गोइंग कंसर्न बेसिस पे वो असली में सही है या नहीं, मतलब मेरे को सही लेना है रिगार्डिंग अप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ऑन द एफएस, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर मैंने कुछ भी इवेंट एंड कंडीशन ऐसे नहीं लिखे मेरे ऑडिट रिपोर्ट में जो कंपनी को मार सकते हैं, मतलब गोइंग कंसर्न को खत्म कर सकते हैं, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि कंपनी जिंदा रहेगी फ्यूचर में, क्योंकि ऑडिट कभी भी गारंटी नहीं देता है, ठीक है। इसको काट दो, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव वही है, ठीक है, बात हो गई अपनी। रिमेन अलर्ट, अब वही है कि आपको थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहना है कि कोई भी ऐसा इवेंट कंडीशन मिले जो कंपनी को मार सकते हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ऐसे 315 के हिसाब से अपन को करना होता है, रैप करना होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। तो उसके अंदर ऑडिटर क्या देखेगा, सबसे पहले ऑडिटर बोलेगा कि भाई मैनेजमेंट को देखेगा, क्या मैनेजमेंट भाई तूने अभी तक तेरा वो असेसमेंट मतलब गोइंग कंसर्न असेसमेंट करा है या नहीं करा। अपन क्या करेंगे, अपन मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई तूने अभी तक गोइंग कंसर्न असेसमेंट करा नहीं करा। अब उसके दो केस होंगे, हाँ करा है या नहीं करा, हाँ करा है या नहीं करा। अगर उसने नहीं करा अभी तक, उसने गोइंग कंसर्न असेसमेंट ही नहीं करा है, तो उसको बोलेंगे भाई तूने जब असेसमेंट ही नहीं करा तो किस बेसिस पे तूने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न पे बनाया। जब तूने असेसमेंट ही नहीं करा तो किस बेसिस पे तूने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गोइंग कंसर्न बनाया। डिस्कस द मैनेजमेंट बेसिस फॉर इंटेंटेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और क्या तुझे कोई इवेंट एंड कंडीशन पता है क्या जो कंपनी को मार सकते हैं। तो ये कब था, जब इवेंट एंड कंडीशन, अब जब उसमें मैनेजमेंट ने असेसमेंट परफॉर्म नहीं करा है, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट असेसमेंट परफॉर्म करा है, मैनेजमेंट असेसमेंट वो परफॉर्म करा है, तो उसको बोलेंगे, पहले अपन उससे डिस्कस करेंगे उस असेसमेंट के बारे में, उससे डिस्कस करेंगे असेसमेंट के बारे में कि क्या तुझे कोई इवेंट एंड कंडीशन मिले क्या जो कंपनी को मार सकते हैं, क्या तुझे कोई इवेंट एंड कंडीशन मिले क्या जो कंपनी को मार सकते हैं। और फिर तेरे पास क्या प्लान है उससे डील करने का, तेरे पास क्या प्लान है उससे
डील करने का। तो इसके अंदर 2 पॉइंट होंगे सर, मैनेजमेंट असेसमेंट कराया या नहीं कराया रिस्क असेसमेंट में। अगर नहीं कराया तो उसको बोलेंगे तेरे पास क्या बेसिस है इंटेंडेड यूज ऑफ गोइंग कंसर्न फॉलो करने का, और तुझे कोई इवेंट एंड कंडीशन पता है क्या। और अगर मैनेजमेंट ने वो करा है असेसमेंट, तो अपन उससे डिस्कस करेंगे उसका असेसमेंट कि क्या कोई इवेंट एंड कंडीशन मिला है क्या, और मिला है तो तू उससे कैसे प्लान करेगा, मतलब उससे कैसे डील करेगा, प्लानिंग। इवेंट एंड कंडीशन क्या होता है सर, अपनी इसकी बहुत बार बात हुई है, इंटर में भी पढ़े हुए अपन। सर फाइनेंशियल होता है, ऑपरेटिंग होता है, अदर होता है। फाइनेंशियल होता है, ऑपरेटिंग होता है। फाइनेंशियल में मैंने बोला सब कुछ गंदा गर्दा कर दो, बैलेंस शीट पे पूरी गंदा कर दो, नेट लाइबिलिटी आ रही है एसेट की जगह, बोरोइंग तुम्हारी बिल्कुल अब मैच्योरिटी पे पहुंच गई, मतलब लाइबिलिटी हो गई, बोरोइंग हो गई, कैश फ्लो खराब होता जा रहा है, लॉसेस होते जा रहे हैं, और उसके अलावा रेशियोज खराब होते जा रहे हैं, सब कुछ जो क्रेडिटर थे उसने अपन को माल उधार में देना बंद कर दिया, कैश बेसिस पे दे रहा है, तो वही लाइबिलिटी खराब हो गई, बोरिंग हो गई, क्रेडिटर ने विड्रॉ कर लिया, कैश फ्लो खराब हो गया, लॉसेस हो रहे, रेशियो खराब हो गए, सब खराब कर दो तुम। क्रेडिटर हो गया, लोन तुम चुका नहीं पा रहे हो, ये सब फाइनेंशियल चीजें खराब कर दो। ऑपरेटिंग के अंदर मैंने तुमको समझाया था, ऑपरेटिंग के अंदर जो कंपनी के बंदे, कंपनी के अंदर कौन होता है, एक तो केएमपी होता है, केएमपी के नीचे लेबर्स होते हैं, कंपनी के नीचे लेबर्स होते हैं, तो केएमपी छोड़ के चले गए, लेबर छोड़ के चले गए, मतलब शॉर्टेज हो गई, केएमपी छोड़ के चले गए, लेबर छोड़ के चले गए। अपन किससे गुड्स किससे लेते हैं, अपन सप्लायर से लेते हैं, सप्लायर। और फिर किसको बेचते हैं, अपन बेचते हैं कस्टमर को, अपन बेचते हैं कस्टमर को। तो कस्टमर मतलब कस्टमर छोड़ के चले गया, या फिर सप्लायर की शॉर्टेज है, सप्लायर की शॉर्टेज है। तो अब ये देखो, केम पे छोड़ के चले गए, लेबर छोड़ के चले गए, मतलब लेबर की डिफिकल्टी है, ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद सप्लायर से अपन माल लेते हैं, तो शॉर्टेज है सप्लाई की, और कस्टमर नहीं मिल रहे, मतलब कस्टमर बहुत मेजर कस्टमर मार्केट अपना छूट गया, बहुत सारे कॉम्पिटिटर भी हो गए, ये 4 पॉइंट तो इजीली याद हो गए। फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटर हो गए, मेरा इंटेंशन है कंपनी बंद करूंगा, तो ये ऑपरेटिंग में आ गए। अदर के अंदर क्या होता है सर, मेरे को कोई कैपिटल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो करनी थी, पर मैंने वो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करी, तो मेरे को बंद कर दिया जाएगा। मेरे पे कोई लिटिगेशन क्लेम वगैरह चल रहा था, अगर वो मैं हार गया तो खत्म हो जाऊंगा। और लॉ एंड रेगुलेशन वगैरह का मैंने कोई नॉन कंप्लाइंस करा, कोई कैटास्ट्रोफे आ गया, अर्थक्वेक वगैरह आ गया, तो उसके बाद अगर मेरे को कोई एडिशनल इवेंट एंड कंडीशन मिल जाते, तो मुझे क्या करना होता। अगर अगर मेरे को कोई इवेंट एंड कंडीशन मिल गया कि जिससे मैं खत्म हो सकता हूं, तो मेरे को एक कुछ मिटिगेटिंग फैक्टर्स चेक करने होंगे, कुछ एडिशनल प्रोसीजर लगाने होंगे। मेरे को पहले देखना होगा कि भाई तूने ये बता सबसे पहले गोइंग कंसर्न असेसमेंट करा या नहीं करा, तूने अभी तो गोइंग कंसर्न असेसमेंट करा या नहीं करा, नहीं करा तो पहले गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर, नॉट येट परफॉर्म, तो मैं उसको बोलूंगा पहले गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर। अब तू जैसे गोइंग कंसर्न असेसमेंट करेगा, तुझे कोई इवेंट एंड कंडीशन मिलेंगे, तो तेरा क्या प्लान है, मैनेजमेंट का क्या प्लान है उसको डील करने का, वो प्लान फिजिबल भी है या नहीं है। तो एडिशनल फैक्ट भी कंसीडर कर। एडिशनल फैक्ट कौन से, सब्सिक्वेंट इवेंट वाले। जब भी तूने गोइंग कंसर्न असेसमेंट करा, उसके बाद भी, मतलब जिस दिन तूने गोइंग कंसर्न असेसमेंट करा, असेसमेंट उसके बाद भी कुछ चीजें हुई होगी, तो उसके बाद वाले फैक्टर को भी कंसीडर कर, मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट को भी कंसीडर। तो मुझे कैश फ्लो फोरकास्ट और एनालिसिस बना के बता, कैश फ्लो फोरकास्ट एनालिसिस बना के बता, मैं चेक करूंगा कि वो कैश फ्लो तेरा रिलायबल एंड उसके अजम्पशन सही, तो उस कैश फ्लो के रिलायबल भी, उसका अजम्पशन भी सही, कैश फ्लो रिलायबल भी, उसके अजम्पशन भी सही है। साथ में मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा कि तेरे जो भी फ्यूचर के प्लान है वो फिजिबल है, तेरे जो भी फ्यूचर के प्लान है वो फिजिबल है, तो मुझे लिख के दे दे, फ्यूचर के प्लान फिजिबल है वो तो मुझे लिख के दे दे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू पहले ये बता, क्या कैसे याद करना है सर इसको, पहले तो ये बता तूने गोइंग कंसर्न असेसमेंट करा भी या नहीं करा, उसके बाद बाकी बातें करेंगे अपन। तो अगर उसने नहीं करा है तो पहले गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर, पहले गोइंग कंसर्न असेसमेंट कर। अब तुझे जब गोइंग कंसर्न असेसमेंट करा तो तुझे कुछ इवेंट मिल गए होंगे, जो कंपनी को मार रहे होंगे। ठीक है, तो तेरे पास क्या प्लान है, तू एडिशनल कैश कहाँ से लाएगा, तेरे पास क्या प्लान है, तू एडिशनल कैश कहाँ से लाएगा। एडिशनल मतलब एडिशनल फैक्ट, कैश मतलब कैश फ्लो वगैरह, एडिशनल फैक्ट कहाँ से लाएगा, एडिशनल कैश कहाँ से लाएगा। मैनेजमेंट ने पहले गोइंग कंसर्न असेसमेंट करा, उसके बाद उसको कुछ इवेंट मिले, तो मैंने उससे पूछा तेरे पास क्या प्लान है, तो एडिशनल कैश कहाँ से लाएगा। वो बोल रहा है मैं वो जो फालतू बातें कर रहा था कि अंबानी जी घर पे देने आ जाएंगे, हर कुछ बोल रहा था, अंबानी जी पैसे देने आ जाएंगे घर पे, फालतू बातें कर रहा है। तेरी बातें मुझे बिल्कुल रिलायबल नहीं लग रही, तो मुझे लिख के दे दे, मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दे। ठीक है ना, तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो इसके अलावा भी वैसे ये कंपैरेटिवली ऐसे कम ही पूछता है इसके साथ कि अबाउ जो प्रोसीजर है इट कैन इंक्लूड, वो क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। अपन मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ सकते हैं शेयर होल्डर वगैरह की कि कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आ रही है क्या। अपन एंटिटी के लीगल काउंसिल से बात कर सकते हैं कि कोई भी केस वगैरह कंपनी में ऐसा चल रहा है क्या। अनफुलफिल कस्टमर ऑर्डर को कैसे पूरा करेंगे उसका प्लान पूछ लेंगे। कंपनी को कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा क्या, ये अपन देख सकते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट अपन चेक कर लेंगे, सब्सिक्वेंट इवेंट भी अपन चेक कर लेंगे, कुछ ऐसा हुआ है क्या जो कंपनी को मार सकते हैं। कैश फ्लो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की चेक कर लेंगे। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लेंगे, क्या कंपनी किसी एसेट को डिस्पोज करना चाह रही है, क्या प्लान डिस्पोजल, कंपनी ने कोई लोन डिबेंचर की टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच करा है क्या, कोई बोरिंग फैसिलिटी कंपनी के पास एडिक्वेट है या नहीं है, कोई भी रेगुलेटरी एक्शन लिया है क्या कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट वगैरह ने। ठीक है, तो अपन ऐसे कर सकते हैं। so, इसमें भी 5 पॉइंट याद करने क्या, वैसे तो ठीक है कर लेते हैं एक बार, बाकी आईसीआईसी से कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन करते हैं। तो मैं क्या करूंगा,
मैं मीटिंग करूंगा किसके साथ मीटिंग करूंगा, मैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ मीटिंग करूंगा। मैं मीटिंग करूंगा किसके साथ, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ। मैं मीटिंग करूंगा एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ, उसको पूछूंगा कि देखो भाई हमारे पास बहुत सारे कस्टमर के ऑर्डर है पर फाइनेंस नहीं है, तो उसका कस्टमर का ऑर्डर कैसे पूरा करें, हमारे पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए फाइनेंस नहीं है, रुपए नहीं है, हमारे पास मशीन लेने के लिए रुपए नहीं, तो कस्टमर के ऑर्डर कैसे फुलफिल करें। तो मैं मीटिंग करूंगा किसके साथ, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ मीटिंग करूंगा कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर के ऑर्डर है पर हमारे पास फाइनेंस नहीं है, तो कैसे उस कस्टमर के ऑर्डर को पूरा करें। तो मीटिंग करूंगा एंटिटी लीगल काउंसिल के साथ कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर के ऑर्डर है, ठीक है ना। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ने हैं, एंटिटी लीगल काउंसिल के असेसमेंट पूछना है कि केस आने के जीतेंगे, और कस्टमर के अनफुलफिल्ड ऑर्डर है, ठीक है, फाइनेंस नहीं है। वो बोला है तुम काम शुरू करो, सब्सिक्वेंटली कैश आ जाएगा, काम शुरू करो सब्सिक्वेंटली कैश आ जाएगा, मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट देखने और सब्सिक्वेंटली कैश आ जाएगा, मतलब कैश फ्लो देखना है, कैश फ्लो देखना है, सब्सिक्वेंटली कैश आ जाएगा। मैं बोलूंगा सब्सिक्वेंट ऐसे कैसे कैश आ जाएगा, ऐसे कैसे हर कैसे आ जाएगा। वो बोल रहा है कि फाइनेंस स्टेटमेंट के अंदर, मतलब एफएस के अंदर जो असेट है वो बेच देंगे और लाइव और लोन नहीं ले लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो असेट है वो बेच देंगे और लोन ले लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा, असेट बेच देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के असेट बेच देंगे, प्लान डिस्पोजल ऑफ असेट, और लोन नया ले लेंगे, मतलब डिबेंचर लोन एग्रीमेंट की कोई ब्रीच करिए क्या, बोरिंग फैसिलिटी एडिक्वेट है क्या। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो असेट है, असेट को डिस्पोज कर देंगे, या फिर लोन नया ले लेंगे। लोन के ये दो पॉइंट हो गए कि बोरिंग नहीं ले लूंगा या फिर लोन डिबेंचर के अंदर कोई ब्रीच है क्या। अब फिर जब भी कोई ये क्वेश्चन आए तो जनरल मैंने एक आंसर बताया था कि कभी भी अगर कोई इवेंट कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाए तो ऑडिटर के क्या प्रोसीजर होंगे, उसका मैंने एक स्टार्टिंग आंसर बता दिया था कि ऐसे 570 के हिसाब से इवेंट एंड कंडीशन आइडेंटिफाई, अगर कोई भी इवेंट एंड कंडीशन आइडेंटिफाई हो गए जो सिग्निफिकेंट डाउट करे एंटिटी की एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न पे, तो ऑडिटर को साई लेने पड़ेंगे। साई कैसे लेने पड़ेंगे, थ्रू परफॉर्मिंग ए एडिशनल प्रोसीजर। ये सारे आंसर के एक मास्टर आंसर मैंने बताया था कि स्टार्टिंग लैंग्वेज जैसे लिखनी है। जैसे कंपनी में अगर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है पर बाद में एक रिजोल्यूशन प्लान पास हो गया, वो रिजोल्यूशन प्लान हो गया, तो एक मिटिगेटिंग फैक्टर है। तो तुम एक तो एडिशनल प्रोसीजर लिख लेना कि क्योंकि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग चल रही है तो ये एक इवेंट एंड कंडीशन है, पर रिजोल्यूशन प्लान पास हो गया तो एक मिटिगेटिंग फैक्टर है, मतलब कंपनी जिंदा रहेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन था कि पोल्ट्री फार्म में, अगर तुमको याद हो तो पोल्ट्री फार्म में बर्ड एग्स वगैरह थी बहुत सारी, वो बर्ड फ्लू से मरती जा रही थी, वो सब हो रहा था। तो उसने कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया। तो मेरे को कैश फ्लो फोरकास्ट का क्या देखना होता है, रिलायबिलिटी एंड असम्पशन कि तू एडिशनल कैश कहाँ से लाएगा, तेरी बातें मुझे बिल्कुल रिलायबल नहीं लग रही, मतलब रिलायबिलिटी एंड असम्पशन मुझे चेक करना होगा। तो उसमें मैं देखूंगा, वो बोल रहा है कि मैं ना नए बर्ड ले आऊंगा। तो जब तेरे पास पैसे ही नहीं है तो तू नई बर्ड कहाँ से लाएगा, न्यू बर्ड कहाँ से लाएगा, तो तेरे पास पैसे ही नहीं है। साथ में उसको अगले साल लोन भी रीपे करना है, तो मैं देखूंगा कैश फ्लो के अंदर लोन रीपेमेंट डाला है नहीं डाला। साथ में वो उसने क्या सोचा, उसने कहा कि वो बर्ड को वैक्सीनेशन लगवाएगा, तो तेरे पास वैक्सीनेशन के एक्सपेंसेस कहाँ से लाएगा, पॉल्यूशन कैसे रिड्यूस करेगा। ये सब चीजें देखूंगा कि कैश फ्लो के अंदर डाली या नहीं डाली है। आपको कभी भी अगर बंदे के पास पैसों की कमी चल रही है, मतलब अनेबल टू रीपे बोरिंग, वो बोरिंग रीपे नहीं कर पा रहा, तो उस केस के अंदर आपको उसका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट स्टेटमेंट नहीं देगा, उसको बोलना प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बना के देगा, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो फोरकास्ट बना के देगा, ठीक है। इंप्लीकेशन ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अब ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंप्लीकेशन होगा, सर अगर गोइंग कंसर्न बेसिस से उन्होंने कंपनी ने फॉलो करा वो अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है कि कंपनी गोइंग कंसर्न है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। पर जब गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, मुझे साफ पता पड़ गया कि गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, मतलब गोइंग कंसर्न में फॉलो होनी नहीं चाहिए थी, लिक्विडेशन बेसिस पे अकाउंट बनने चाहिए थे, पर कंपनी नहीं मान रही, कंपनी तो गोइंग कंसर्न पे ही बना रही है, तो मैं एडवर्स कर दूंगा। पर अगर यही केस हुआ कि कंपनी गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट था, इसलिए कंपनी ने लिक्विडेशन बेसिस पे अकाउंटिंग बना लिया कि हाँ भाई हम भी मान रहे कि हम जिंदा नहीं रहने वाले, वो खुद एग्री करके लिक्विडेशन बेसिस पे बना रहे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अनमोडिफाइड देके बस ईओएम पेरा दे दूंगा, ठीक है। और अब एक ऐसी बात हो गई, यहाँ पर तो फिक्स था कि या तो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है या इनअप्रोप्रिएट है, पहले से पता था, पर जहाँ पे मुझे डाउट हो कि एंटिटी शायद मर जाएगी, मतलब अभी तक तो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, पर कोई ऐसे इवेंट कंडीशन एग्जिस्ट करते हैं कि फ्यूचर में शायद कंपनी मर जाए फ्यूचर में, तो अभी तो गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है पर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो उस केस के अंदर मुझे दो चीज देखनी होगी, उस केस में मुझे देखनी होगी कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेट डिस्क्लोजर है क्या, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो मैं क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो ठीक है, वरना मैं नहीं है तो मैं क्वालिफाइड या एडवर्स डिस्क्लोजर दे दूंगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। साथ में एक अलग से एक और मैं एक पैराग्राफ देता हूँ, एडिशनल सेक्शन देता हूँ, क्या देता हूँ मैं, सेपरेट सेक्शन, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। तो अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, एक केस तो पहला कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर है, तो मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा, प्लस मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का एक पैराग्राफ दे दूंगा। और अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है तो मुझे क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लोजर देना पड़ेगा,
ठीक है, अगर मैनेजमेंट ने कोई असेसमेंट नहीं करा है अभी तक गोइंग कंसर्न का, तो मुझे ऑडिट रिपोर्ट पे इंप्लीकेशन देखना पड़ेगा। अब ये कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर का मतलब क्या है सर? एडिक्वेट डिस्क्लोजर एफएस में क्या होगा? एडिक्वेट डिस्क्लोजर मतलब है कि मैनेजमेंट को वो इवेंट एंड कंडीशन बताने पड़ेंगे जो उसको मारने वाले, और मैनेजमेंट का क्या प्लान है उनसे डील करने का, क्या प्लान है उससे डील करने का, और उसको लिखना पड़ेगा कि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है जिसकी वजह से हम शायद असेट रियलाइज ना करा पाए, लायबिलिटी डिस्चार्ज ना कर पाए। तो सर एडिक्वेट डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देने, तो एडिक्वेट डिस्क्लोजर का सर मतलब क्या होता है? एडिक्वेट डिस्क्लोजर का मतलब होता है सर कि कोई एडिक्वेट डिस्क्लोजर का मतलब होता है उसको इवेंट एंड कंडीशन बताने पड़ेंगे कि वो मर जाए, इवेंट एंड कंडीशन बताने पड़ेंगे जो उसको मार सकते हैं, कंपनी का क्या प्लान है उससे डील करने का, कंपनी का क्या प्लान है उससे डील करने का, और वो असेट लायबिलिटी डिस्चार्ज ना करा पाए, ठीक है ना। और कभी भी डिले हो रहा है अप्रूवल ऑफ एफएस की, एफएस को अप्रूव हो ही नहीं रहा है, एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कर ही नहीं रहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर, तो अपन को देखना पड़ेगा कोई ऐसा इवेंट कंडीशन तो नहीं है ना जो कंपनी को शायद मार दे इस वजह से। कभी भी लिटिगेशन वाला क्वेश्चन आए तो मैंने तुमको बता दिया था, एक हिंट दिया था, कभी भी लिटिगेशन का क्वेश्चन आए तो ऐसे 250 तुम कोट कर देना कि लॉ एंड रेगुलेशन का कभी नॉन कंप्लाइंस हो, ऐसे 570 भी कोट कर देना कि शायद लिटिगेशन इतना बड़ा हो, कोई भी लिटिगेशन का क्वेश्चन है कि लिटिगेशन शायद इतना बड़ा हो कि कंपनी को मार दे वो, और एक सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 का और सबसेक्शन जे भी कोट कर देना कंपनीज एक्ट का कि भाई जितने भी कंपनीज को जितने भी लिटिगेशन है वो डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। अब मैंने एक जनरल मास्टर आंसर बताया था, ये वही मास्टर आंसर है जो अपन ने बात कर लिया था कि ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर है क्या। एडिक्वेट डिस्क्लोजर मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का प्लान बताएगा वो, साथ में इवेंट एंड कंडीशन बताएगा, पहले तो वो मैनेजमेंट का प्लान बताएगा, इवेंट एंड कंडीशन बताएगा, कहा गया भाई, इवेंट एंड कंडीशन बताएगा, मैनेजमेंट का प्लान बताएगा, और लिखेगा कि असेट एंड लायबिलिटी शायद डिस्चार्ज ना कर पाएगा, ठीक है। और अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा और एक सेपरेट सेक्शन दे दूंगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न। उसके अंदर क्या लिखूंगा? उसके अंदर मैं लिखूंगा रेफर टू द नोट एक्स एक्स, रेफर टू द नोट मीन्स मैं ड्रॉ करूंगा अटेंशन टू द नोट एक्स एक्स, नोट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये नोट दिया हुआ है नोट 10 की, जहां पर उन्होंने बताया है कि वो क्यों मर सकते हैं, तो मैं उधर मैं अटेंशन ड्रॉ करूंगा इस पैराग्राफ के अंदर, और साथ में मैं भी बता दूंगा कि हाँ भाई ये इवेंट कंडीशन है पर इसकी वजह से मेरी ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं है, ठीक है। साथ में एक कारो 13 का भी तुम डिस्क्लोजर दे देना। जैसे ये था कि इन्वायरमेंटल लॉ को उन्होंने वॉयलेट करा था, तो उसके बाद उनकी पेनल्टी अगर 500 करोड़ की बन सकती है अगर वो केस हार गए तो, ठीक है ना। शो कॉज नोटिस आया अभी तक, और प्रॉफिट उनका केवल 35 करोड़ है, मतलब अगर ये पेनल्टी लग गई तो कंपनी पूरी खत्म हो जाएगी। तो कंपनी ने क्या करा, केवल फुट नोट के अंदर इतना लिख दिया कि एक शो कॉज नोटिस आया और कंपनी जीतेगी। नहीं भाई, तुमने मतलब एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं दिया। एडिक्वेट डिस्क्लोजर में तो ये सारी चीजें देनी पड़ती है, प्रिंसिपल इवेंट कौन सा है, प्लान कैसे डील है, कैसे, तुम ये सब चीजें लिखो मतलब यहाँ पर। तो उन्होंने नहीं लिखा तो उस केस में मैं एडवर्स ओपिनियन दे दूंगा, ठीक है। साथ में ऐसे 250 का मैंने कहा रेफरेंस दे देना कि लॉ एंड रेगुलेशन जिसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट हो तो मुझे इंक्वायर करना है, मैनेजमेंट से इंस्पेक्ट करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस 143 के हिसाब से कंपनी को डिस्क्लोज करना है, 570 के हिसाब से कंपनी को बताना है कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर है या इवेंट का, और डिस्क्लोज करना है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी, ये सब बातें लिखते हैं। तुम केएम मान सकते हो, तुम केएम मान सकते हो मतलब उसको कि तुम केएम मान सकते हो गोइंग कंसर्न के बेसिस को, पर केवल एक रेफरेंस मत दे देना कि हाँ भाई एक रेफरेंस है केएम में। तुमने क्या लिखा कि एक पॉसिबल रेफरेंस दे दिया कि कंपनी शायद बंद हो सकती है, कि नॉर्मल रेफरेंस दे दिया, नहीं नहीं, तुम केएम अगर मान रहे हो तो केएम के अंदर पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी कि भाई ये इवेंट एंड कंडीशन है जिसकी वजह से कंपनी मर सकती है, क्या क्या चीजें पूरा डिटेल में लिखो, केवल रेफरेंस नहीं देना। अगर तुम उसको केएम मान रहे हो तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की कम्युनिकेट करे केएम एज पर द 570, एज पर द 570 मतलब उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट कंडीशन। सिंपल रेफरेंस केवल काफी नहीं होता। एक होटल इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन था, आईसीए का केस स्टडी क्वेश्चन है, अगर किसी को इच्छा हो तो रीड कर लेना, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन ही था। मैं तो मेरी वीडियो पॉज करके, मतलब मैं तो स्क्रॉल कर रहा हूँ, तुम थोड़ा थोड़ा पॉज कर लेना अगर इसको रीड करने की इच्छा हो तो। वैसे तो कुछ खास था नहीं, तो देख लेना कि होटल इंडस्ट्री थी, तो होटल इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ कि एक लैंडस्लाइड हो गई, तो उसके बाद से वहाँ पर लोगों ने कस्टमर ने आना बंद कर दिया, और साथ में मेन इशूज़ का ये चल रहा था कि उसने इतने सारे होटल लीज पे लिए हुए थे, वो सरेंडर भी नहीं करा पा रहा था लीज, ठीक है, याद आ गया। तो ये सब कुछ पढ़ा हुआ है अपन ने ऑलरेडी, बस वही है इसके अंदर। डन सर। अब सर ऐसे 580 अपना फाइनल इसके अंदर बचा है, ऐसे 580 होता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मतलब मैनेजमेंट से अपन को रिटर्न में कुछ लिखवाना पड़ेगा टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स, टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स। मैनेजमेंट से रिटर्न में अपन को एक स्टेटमेंट लेना पड़ेगा टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स। अब सर मैटर्स क्या क्या होते हैं जो मैनेजमेंट से अपन को लिखवा के लेने होते हैं? अपन को जनरली एक तो उनसे लिखवा के लेना पड़ता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में बहुत सारे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग हर अलग अलग चीज बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग बोलते हैं कि इसके लिए भी ऐसे 550 बोलता है कि रिलेटेड पार्टी के लिए ले लो तुम
रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऐसे 501 बोलता है कि तुम इन्वेंट्री के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। तो जो भी जिसके लिए बोलता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, मैं उसके लिए ले लूंगा। एक तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे अगर कुछ बोल रहे हैं, और साथ में ऑडिटर डिटरमाइन करेगा, ऑडिटर को लगा कि कोई नेसेसरी है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना, तो वो भी ले लेगा। साथ में डेट ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इट शुड बी एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट से जितना पास में लो, जितना पास में उतना ही अच्छा रहेगा। पर ये नहीं कि तुम ऑडिट रिपोर्ट के बाद ले लो, ना, ऑडिट रिपोर्ट के पहले लेना है, जितना पास में ऑडिट रिपोर्ट की डेट से। क्या क्या पीरियड कवर होते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, ऑल द पीरियड, सारे पीरियड की जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मैं ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँ। अगर मैं 3 साल ईयर 1 2 3 में 3 साल पे ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहा हूँ, तो तीनों के पीरियड कवर होंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है ना। और अगर कोई मैनेजमेंट ऐसा बोले, सीएफओ ऐसा बोले कि लास्ट के 2 साल तो मैं कंपनी में था ही नहीं, तो मैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता तू लास्ट के 2 साल कंपनी में था या नहीं था, तुझे तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। ताकि वो रीअफर्म कराऊंगा, मतलब मैं उसके पुराने फैक्ट भी रीअफर्म कराऊंगा, रीअफर्म द प्रीवियसली जो उसने मुझे बातें बताई रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में, वो रीअफर्म करा रहा हूँ, वापस रिकन्फर्म करा रहा हूँ, ठीक है। कुछ मैटर ऐसे होते हैं जिनसे मैंडेटरी होता है कि सीएफओ से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लूँ। अब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपनी बात हुई थी। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एक ऑडिट एविडेंस होता है, सिमिलर टू इंक्वायरी एक ऑडिट एविडेंस होता है, सिमिलर टू इंक्वायरी का एविडेंस होता है। मतलब ऑडिट एविडेंस क्या होता है, इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग द कंक्लूजन। तो सिमिलर टू इंक्वायरी जैसे ये भी एक ऑडिट एविडेंस होता है, पर ये कभी साइन नहीं होता, ये कभी भी साइन नहीं होता, मतलब सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं होता है। इसके साथ आपको दूसरे एविडेंस भी लेने पड़ेंगे, नॉट अफेक्ट द अदर एविडेंसेस, इसके साथ नॉट अफेक्ट द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ अदर एविडेंस, आपको इसके साथ दूसरे एविडेंस भी लेने पड़ेंगे। कभी भी साइन नहीं होता, मतलब एविडेंस होता है, सिमिलर टू इंक्वायरी एविडेंस होता है, ठीक है ना, पर ये साइन नहीं होता, क्योंकि इंक्वायरी भी अकेली साइन नहीं होती है, इसलिए अपन को दूसरे एविडेंस भी लेने पड़ेंगे। यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑडिटर कंफर्म नहीं कर पा रहा था, तो उसने केवल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट ले लिया, उसने लिख के दे दिया कि हाँ तुम्हारी मशीनरी इतने ही वैल्यू की है, तो भाई गलत कर दिया, मशीनरी इतनी ही वैल्यू की, ऐसे काम नहीं चलेगा, तुझे एविडेंस लेना पड़ेगा, ये कभी भी साइन नहीं होता, ठीक है। माना मैनेजमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिजिकल वेरिफिकेशन करने की, पर तुझे खुद को भी सेटिस्फाई करना है एग्जिस्टेंस, ओनरशिप और वैल्यूएशन के लिए, ठीक है ना। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक कोरोबोरेटिव एविडेंस होता है, तुमको साथ में दूसरे एविडेंस भी लेने पड़ते हैं, इट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट ऑफ अदर एविडेंस। सर एक और आता है फॉर्म ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन भी आया है, इजी कुछ भी नहीं, मैंने बताया हुआ। सर फॉर्म क्या होता है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्मेट में, फॉर्म मतलब किस फॉर्मेट में होता है। सर ये लेटर के फॉर्मेट में होता है, लेटर, रिप्रेजेंटेशन लेटर, जिसको क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन लेटर, ये लेटर के फॉर्मेट में होता है, जो किसको देते हैं, टू, मतलब किसको एड्रेस करते हैं, टू दी ऑडिटर, किसको एड्रेस करते हैं, टू दी ऑडिटर। तो सर इसका फॉर्मेट होता है रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है, एड्रेस टू दी ऑडिटर, ये एक रिप्रेजेंटेशन लेटर होता है टू दी ऑडिटर, रिप्रेजेंटेशन लेटर टू द ऑडिटर। एक और चीज ध्यान रखना सर, जो मैटर मैनेजमेंट की कोई रिस्पांसिबिलिटीज थी, मैनेजमेंट की कोई रिस्पांसिबिलिटी थी, वो उन्होंने पब्लिकली ऑलरेडी सबको बताई हुई है, वो उन्होंने पब्लिकली सबको बताई हुई है, तो वो चीजें अपन को वापस से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में नहीं लेनी, वो चीजें जो मैनेजमेंट ने पब्लिकली सबको बताई हुई है, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में नहीं लेनी, ठीक है। तो इफ लॉ एंड रेगुलेशन रिक्वायर मैनेजमेंट टू मेक पब्लिक स्टेटमेंट देर का रिस्पांसिबिलिटी का, सो दैट मैटर नॉट अगेन नीडेड टू इंक्लूड इन रिप्रेजेंटेशन लेटर, ठीक है। रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, तुमको अगर जो सामने वाला बंदा, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देने वाला बंदा, मैनेजमेंट वगैरह पे डाउट हो कि उनकी इंटीग्रिटी अच्छी नहीं, कंपिटेंसी अच्छा नहीं, ऐसा कुछ डाउट हो, तो तुमको देखना पड़ेगा कि अगर वो खुद अच्छे लोग नहीं है, तो जो मुझे लिख के देंगे वो भी खराब ही लिख के देंगे, मतलब उनकी भी रिलायबिलिटी पे इंपैक्ट आएगा, रिलायबिलिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे। साथ में जो एविडेंस मिलेंगे वो भी थोड़े गंदे ही होंगे। तो अगर मुझे सामने वाले पे डाउट है उनकी इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज वगैरह पे, तो मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी और एविडेंस की रिलायबिलिटी पे भी शक होगा। जब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कुछ और बोल रहा है, वो इनकंसिस्टेंट है अदर एविडेंस से, और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कुछ और बोल रहा है, अदर एविडेंस कुछ और बोल रहा है, दोनों इनकंसिस्टेंट है, तो मुझे एडिशनल प्रोसीजर लगाने हैं उसको सॉल्व करने के लिए। पर अगर फिर भी वो मैटर सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो मुझे उनके वापस उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट होगा, उन बंदों की रिलायबिलिटी पे डाउट होगा, सेम टू सेम पॉइंट, ठीक है ना, उन बंदों की रिलायबिलिटी पे मुझे डाउट होता है वापस से। और अगर मुझे फाइनली पता पड़ ही गया कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिलायबल नहीं है, फाइनली पता पड़ ही गया, तो मैं अप्रोप्रिएट एक्शन लूंगा, ऑडिट रिपोर्ट भी मॉडिफाई कर सकता हूं। कभी आपको लगे कि सामने वाले बंदे रिलायबल नहीं है, फिर भी आप मान रहे हो कि उन्होंने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो दी वो रिलायबल है, कभी भी आपको डाउट हो इंटीग्रिटी वगैरह के कि सामने वाला बंदा इंटीग्रिटी नहीं है, पर फिर भी आप मान रहे हो कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने दिया वो तो रिलायबल है, तो उसको सिग्निफिकेंट मैटर मान के डॉक्यूमेंट कर लेना है ऐसे 230 में। कभी मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे कि हम आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो मुझे क्या करना है, पहले उसको मैटर डिस्कस करना है कि भाई तू क्यों रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, मुझे उसके साथ मैटर डिस्कस करना है। फिर उसके बाद मुझे उसकी इवेल्युएट करनी, इंटीग्रिटी, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, तो वो लिख के नहीं देना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे इसकी इंटीग्रिटी वापस से रीइवेल्युएट
करनी है। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो मुझे अप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा, मतलब शायद ऑडिट रिपोर्ट को भी मैं इंपैक्ट कर दूं। तो सबसे पहले अगर मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन वो नहीं देना तो मुझे डिस्कस करना, उसका मैटर डिस्कस करना है। तो मुझे क्यों रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, मैं रीवैल्यूएट करूंगा इंटीग्रिटी, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, रीवैल्यूएट द इंटीग्रिटी, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, रीवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, डिस्कस द मैटर विद मैनेजमेंट, रीवैल्यूएट द इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो अप्रोप्रिएट एक्शन ले लूंगा, जैसे ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूंगा। मुझे एक ऐसे 540 के हिसाब से भी एक और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना होता है कि जो भी कंपनी ने एस्टिमेट लिए, अजम्पशन लिए, मेथड लिए फॉर एस्टिमेशन वो सही है या नहीं। तो उसमें मैंने क्या बोला था कि जो भी एस्टिमेशन मेथड वगैरह उन्होंने लगाया, मेथड अजम्पशन वगैरह, वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। तो मुझे ये लेना पड़ेगा, अप्रोप्रिएटनेस और अजम्पशन मेथड मॉडल वगैरह ये सब जाना पड़ेगा। मुझे उनसे लिखवा के लेना है कि जो भी तुमने डिस्क्लोजर देने थे एस्टिमेट के लिए वो एज पर एफआरएफ वो डिस्क्लोजर दे दिए। साथ में मैनेजमेंट की इंटेंट एंड एबिलिटी भी है टू कैरी आउट द स्पेसिफिक कोर्स, साथ में मैनेजमेंट की इंटेंट और एबिलिटी भी है टू कैरी आउट द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। और ये भी देखना है कि नो सब्सिक्वेंट इवेंट, कोई भी दूसरा ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है, मुझे लिखवा के लेना है कि कोई भी ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है जिसकी वजह से मेरे पुराने एस्टिमेट मुझे चेंज करने पड़े। तो सर मैं क्या लिखवा के लूंगा, मैं मैनेजमेंट हूँ तो मैं बोलूंगा कि भाई मेरे सारे एस्टिमेट अप्रोप्रिएट है, मेरे सारे एस्टिमेट अप्रोप्रिएट है। मैंने ढिंडोरा भी पीट दिया कि हम यही करेंगे, मैंने ढिंडोरा भी पीट दिया कि हम यही करेंगे। वो बात अलग है, सब्सिक्वेंटली अगर कुछ बदल जाए तो बात अलग है, सब्सिक्वेंटली कुछ बदल जाए तो बात अलग है। तो भाई मैं क्या बोलूंगा, मैं मैनेजमेंट हूँ भाई, मैंने मेरे सारे एस्टिमेट अगर अप्रोप्रिएट है, मेरे सारे एस्टिमेट अप्रोप्रिएट, मैंने ढिंडोरा भी पीट दिया। ढिंडोरा मतलब मैंने डिस्क्लोज कर दिया, सब जगह डिस्क्लोज कर दिया। मैंने ढिंडोरा भी पीट दिया कि मैं यही करूंगा, मतलब इंटेंट एंड एबिलिटी टू कैरी आउट द स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन। अब बाद में सब्सिक्वेंटली कुछ बदल जाए तो बात अलग है। तो मेरे एस्टिमेट वगैरह बिल्कुल, अजम्पशन वगैरह बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। मैंने ढिंडोरा भी पीट दिया है, डिस्क्लोजर भी कर दिया कि मैं यही करूंगा, मैंने ढिंडोरा भी पीट दिया कि मैं यही करूंगा, इंटेंट एंड एबिलिटी टू कैरी आउट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन, कि मैं यही करूंगा। बाद में कुछ बदल जाए तो बात अलग है, मतलब सब्सिक्वेंटली कुछ बदल जाए तो बात अलग है। देन सर बस अब ये क्वेश्चन था कि रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट की 31 जुलाई डेट थी और उसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन 15 अप्रैल पे पहले ही लेके रख लिया। वो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है, तो जितने भी बीच के सब्सिक्वेंट इवेंट हुए हैं, मतलब 15 अप्रैल और 31 जुलाई के पीछे, वो फिर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कवर नहीं हुए, तो गलत है। एज नियर एज प्रैक्टिकेबल लेना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट। डन सर, ये वाला अपना ऐसे का फटाफट मेरा तो हो गया है।